नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। बगल के डिस्प्ले में एक लड़की आपको नजर आ रही होगी। इन्होंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया और काफी अच्छा रैंक हासिल करके किसी पद पे इनका चयन हुआ है। सारी चीजें इनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना वेस्ट किए हुए इनसे इनसे जुड़ते हैं हम। हर्षिता द्विवेदा, देवदा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। क्या सोच के इस जगह पे आप आई और क्या करना है? सर अभी मेरा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर 17वीं रैंक के साथ यूपीपीसीएस 2023 में चयन हुआ है। और सर मेरा सबसे पहले तो रहेगा कि मैं सर्विस ऑफ नेशन, मतलब जहां भी मेरी तहसील हो तो मैं वहां के लोगों की सेवा करूं और जो हम्म। मैं बेस्ट उनके लिए कर सकती हूँ वो करूँ सर। हम्म। अच्छा, जैसे आप मेरे से ऑफ कैमरा भी बता रही थी, आप इससे पहले कहीं काम भी कर रही थी, कार्यरत भी थी किसी पोस्ट पे, क्या था वो? सर मैं आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पे 2 सालों से काम कर रही थी। तो हम्म। ललितपुर में अभी मेरी पोस्टिंग है और मैंने अभी रिजाइन नहीं किया है। जब आप डिप्टी कलेक्टर की ज्वाइनिंग होगी उसके पश्चात ही मैं यहाँ से रिजाइन करूंगी सर। अच्छा, क्या ऐसा लगा कि हर्षिता द्विवेदा उस पोस्ट पे रहते हुए उतना काम नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से उन्होंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया? सर वो एक्साइज इंस्पेक्टर भी मेरा यूपीपीएससी से ही सिलेक्शन हुआ था, 2021 में हुआ था मेरा। तो हम्म। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे आबकारी विभाग में मैं शराब की दुकानों से और अवैध शराब न बिके से डील करती हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ अगर मैं प्रशासन में डायरेक्ट अगर एंट्री है मेरी, तो मैं लोगों के जीवन में ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करूंगी। और ये हम्म। मेरे पास इसमें क्षेत्र बढ़ जाएंगे, डाइवर्स क्षेत्र हो जाएंगे काम करने के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, उनकी योजनाएं सरकार की और रेवेन्यू कलेक्शन, जस्टिस वाला सिस्टम। तो मैं एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी। अभी मैं जहाँ हूँ सिर्फ मैं आबकारी विभाग को डील करती हूँ कि हम्म। शराब की दुकानें चेक करना, अच्छे से नियमित रूप से काम हो उनमें, इलीगल तरीके से शराब ना बिचे। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं सोसाइटी की ज्यादा सेवा कर पाऊंगी, मुझे हम्म। ऐसा लगता है। जी। अच्छा, आपने यूपीपीएससी का एग्जाम इसलिए दिया कि लोगों की और अच्छी तरीके से देखभाल कर सको और उनको चीजें प्रोवाइड करा सको जो जिससे उनको मुहैया नहीं हो पाती है समय पे। जी सर जी। हाँ, चलिए, ये तो थी हमारे साथ हर्षिता द्विवेदा, जहाँ पे इन्होंने सोचा कि आबकारी विभाग में ना रहते हुए भी आबकारी विभाग में ये थी। फिर इनको लगा कि मुझे और अच्छा बेस्ट करना है लोगों के लिए। इन्होंने यूपीपीएससी का दोबारा एग्जाम दिया और कहीं ना कहीं एसडीएम के पद पे चयन हुई और बहुत अच्छे रैंकों से, अगर कहा जाए तो 17 रैंकों से हर्षिता द्विवेदा चयनित हुई। और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एमपी का, मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाने का काम कर रही हैं। अच्छा हर्षिता, थैंक। ये कैसे आप इस पोस्ट पे रहते हुए जो आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट थी आबकारी विभाग में, उसमें रहते हुए भी कैसे पढ़ाई किया और किस तरह से किया? सर स्टार्टिंग में सर आबकारी विभाग में मैं यहाँ ललितपुर में सेवाएं दे रही थी पिछले 2 वर्षों से। तो हम्म। कुछ मुश्किल आई मुझे तैयारी करने में कि समय मुझे पढ़ाई के लिए कम मिल पाता था। पहले मैं पूरी तरीके से विद्यार्थी थी। अभी 2 साल के पहले तो मैं पूरा डेडिकेटेड रूप से पढ़ती थी। तो जब मैं पढ़ती थी तो बेस तो मेरा वहीं से तैयार हो गया था। अभी सिर्फ मैं करंट अफेयर पढ़ती थी और प्रश्नों को हल करती थी और मेंस के आंसर राइटिंग करती थी और रिवाइज करती थी। तो चूंकि मेरा बेस पहले से तैयार था तो सिर्फ मैं रिवाइज करती थी उसको, और उसके लिए मैंने 4 से 5 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करी है। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। और तो उसी से हो गया सर, पुराना अनुभव और अब सारी मेहनत मिला के एक साथ ईश्वर ने फल दे दिया सर, बड़ा सा। हम्म। जी। कहीं ना कहीं एक बड़ा राज है इसमें। जी। ये किस तरह से जो चीजें पुरानी थी, दिमाग कितना तेज था कि पुरानी चीजों को याद रखे, सिर्फ रिवीजन पे ही काम चला लिया। हाँ, रिवीजन से ही सब चीजें सब रिवाइज हो जाती है। पढ़ा हुआ हाँ। पहले से कोई चीज हम बार बार उन किताबों को देखेंगे, कॉपियों को देखेंगे तो हमको लगेगा ये पढ़ा हुआ है हमारा। तो हम्म। बहुत तो मैनेज हो जाता है, उसमें वो समस्या नहीं होती सर। हम्म। इसीलिए चलिए। जैसे स्टूडेंट तैयारी करे तो एक बार उनको पूरा डेडिकेटेड होके 1 साल
जब मैंने शुरू तैयारी करी थी, तो 1 साल मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। 1 साल मैंने खूब पढ़ाई करी थी, तो मैंने उस समय अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे हर चीज़ के, और मैंने उस समय इतना अच्छे से मैनेज कर लिया था। उस समय रिजल्ट मेरा एक्साइज़ में हुआ था, तो मुझे उतनी मन माफ़िक पोस्ट मिल नहीं पाई थी। लेकिन वो जो शॉर्ट नोट्स मेरे उस 1 साल की तैयारी में बने थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, और वो मेरी सहायता मिली उससे मुझे पढ़ाई में। अच्छा हर्षिता, बादाम खाती थी क्या ज़्यादा? नहीं, बादाम नहीं खाती सर, हम रिवाइज़ करते हैं, तो हम नहीं, कोई भी चीज़ को हुँ। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ ना, बादाम वाला। लोग कहते हैं कि बादाम खाओ तो दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सर, संघर्ष और हार्ड वर्क अगर करेंगे तो बादाम से ज़्यादा अच्छा काम करेगा, हमको ऐसा लगता है। वो बहुत ज़्यादा बादाम से तेज़ दिमाग नहीं होता है, हम अगर परिश्रम कर रहे हैं तो ईश्वर देखता है सर, और वो हमको हमारी जो मेहनत होती है उसका फल ज़रूर मिलता है सर। तो इसीलिए सबको मेहनत करनी चाहिए, बिना फल की इच्छा करे। मेरा भी कई सालों से मैं प्रयास कर रही थी, एमपी में मेरा नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत अच्छे पेपर गए हैं, मैं बहुत अच्छी पोस्ट मुझे चाहिए थी, लेकिन उतनी अच्छी मिल नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा हो नहीं पा रहा है, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो गई थी बीच-बीच में, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा विपरीत परिस्थितियों में। मैं लगातार तैयारी करती रही, रोज़ 2-4 घंटे पढ़ती थी, और फिर मेंस के समय मैंने ज़्यादा पढ़ा, मेंस के पहले। तो ऐसे मेरे बस ये है कि रुकना नहीं है कभी भी हमको, लगातार काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा एक दिन। जी। अच्छा, अब गाड़ी विभाग में आने से पहले, यानी हम आप आज से आपको 2 साल पहले ले चलते हैं। हुँ, हुँ। उस समय आने से पहले कितनी समस्याएँ हुई थी हर्षिता? जैसे कि मुझे तो लगता है आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिताजी का एक किराना स्टोर है। हुँ, हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं समस्याएँ बहुत ज़्यादा हुई होंगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े होंगे। हुँ, 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 हुँ। सर, समस्याएँ तो निश्चित रूप से थी, लेकिन हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। हम उनको संघर्ष की तरह देखें कि हम इसके माध्यम से बहुत कुछ पाएँगे जीवन में। हुँ। जैसे कि आर्थिक समस्याएँ भी होती है सर, कि अगर आप अच्छी जगह से कोचिंग करो, या अगर कोचिंग ना भी करो तो आप अच्छे शहर में रहो, बड़े शहर में। चूँकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, तहसील से हूँ मैं, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ, तो मुझे कॉलेज के लिए भी अपने उज्जैन जिले में पढ़ना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट में रह के, शहर में रह के। तो भी आर्थिक समस्याएँ आई, और मतलब चीज़ों को मैंने कम कम किया, अपनी आवश्यकताओं को कम किया, और सीमित संसाधनों में मैंने अधिकतम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी। और ये है सर कि अगर अगर इंसान सोच ले ना तो कुछ भी हो सकता है जीवन में। और सर, मानसिक समस्याएँ भी आ सकती है, जैसे हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान रहे, उसके बाद हम तैयारी के लिए बड़े शहर में गए। तो एक होता है कि स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे, तो इसके लिए सर मैं मेडिटेशन करती थी, भगवान को याद करती थी, भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी राम जी की, और मैं राम जी से कह दी थी कि अगर आप राम जी, मुझे उत्तर प्रदेश में रहना है, आप अगर अच्छा रिज़ल्ट दोगे तो मुझे बुमड़ा आप मतलब ये होगा कि आपने मुझे रोका है उत्तर प्रदेश में। 23 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, तो मैं तो पूरा, मेरा जो श्रेय है वो ईश्वर को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम अच्छा परिश्रम करते हैं तो ईश्वर देखते हैं उनको, और ईश्वर से तो कोई चीज़ छुपी नहीं है संसार में। तो हमको अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, तो ज़रूर सफलता मिलती है। महादेव की नगरी उज्जैन से, तो भगवान पे क्यों नहीं भरोसा होगा? जी सर, महादेव पे भी भरोसा है सर। और सर, हाँ। ईश्वर भी उन्हीं को साथ देते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। भगवान को तो लगभग सब लोग मानते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क के साथ-साथ ईश्वर को माने, तो एक जो मिश्रण बनता है, वो एक जुगलबंदी दोनों चीज़ों की, तो वो हमको किस्मत भी साथ देगी फिर हमारा। अगर हम बहुत मेहनत कर लेंगे तो फिर लगेगा कि अब डिज़र्विंग, एक कहते हैं कि फर्स्ट यू डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले आप उस चीज़ को डिज़र्व करो, फिर आप उसकी इच्छा पैदा करो। तो मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं सोचती थी कि ये जो सिलेबस है मैं अच्छे से याद कर लूँ, क्योंकि मैं तब उस योग्य बनूँगी जब मैं मुझे सब चीज़ें आएगी, तो मैं उसको पढ़ने पे फ़ोकस करती थी। मैं बहुत शुरुआती समय में ये नहीं सोचती थी कि मेरा प्री हो जाए, मेंस हो जाए, मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, और वो अच्छे से पढ़ना मेरा जो मेरी एक लय बन गई अच्छे से पढ़ने में, वो लय मुझे आज यहाँ तक अच्छा रैंक प्राप्त करने में सहायक हुई है सर। हुँ। अच्छा हर्षिता, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? सर, मैंने अपने गाँव से की है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में तेराना तहसील है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, 12वीं तक की। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं उज्जैन में आ गई थी कॉलेज में सर।
सिटी में रह के काम किया था। मास्टर्स भी किया है क्या? नहीं सर, सिंपल ग्रेजुएशन किया था, बीएससी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी पीएससी की। उससे पहले, आज से 2 साल पहले कितने अटेम्प्ट दिए थे? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। अब मेरा हम्म, पहला अटेम्प्ट था 2021 वाला, जो 2018 की एग्जाम थी, और कोरोना के कारण 3 साल बाद रिजल्ट आया था हम्म, उसका। हम्म, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। इसके बाद हाँ, मैंने दूसरा प्रयास दिया था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एमपीपीएससी पे फोकस्ड हो गई थी कि मुझे एमपी तैयारी करनी है। और एमपी में मुझे लगातार 2 वर्षों तक एक में नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली और एक और एमपी में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो वो दोनों, अब वो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि अब ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी पोस्ट दे दी है सर। तो मैं डेप्यूटी हम्म। कलेक्टर ही ज्वाइन करूंगी अब। तो इससे पहले जो आपने एग्जाम दिया था उसमें मिला था क्या? सर मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर वाला हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने एग्जाम नहीं दिया सर, एमपी का, यूपी का। एक अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू के बाद। और ये जो है मेरा तीसरा प्रयास है यूपीपीसीएस का। दूसरे प्रयास में क्या आया था? दूसरे प्रयास में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाई थी सर। फाइनल पोस्ट में मतलब क्या, कैसे, आप क्या चाहती थी उसमें? सर मैंने उसमें टॉप पोस्ट भरी थी, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और हम्म, ट्रेजरी ऑफिसर, जो भी उस समय अच्छी पोस्ट थी, जो मुझे लग रहा था कि मेरी आबकारी इंस्पेक्टर से ज्यादा अच्छी है। लेकिन उस हम्म, समय मुझे पोस्ट प्राप्त नहीं हो पाई। फिर मैंने एमपी के लिए प्रयास किया, एमपी पीएससी में मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली, लेकिन मुझे मन माफिक पोस्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन ये यूपी पीसीएस के 2023 के अटेम्प्ट में मेरी पुरानी सारी मेहनत का एक साथ मुझे फल मिला और 17वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ सर। हम्म। अच्छा, जब उस दौरान तैयारी कर रही थी, लगातार असफलताएं मिलती जा रही थी, तो ये नहीं लगा यार छोड़ो जाने, तो कहाँ इतना बर्डन ले रही हूँ, और अबकारी विभाग अच्छा ही है, उसमें काम करूंगी, और फिर आगे देखा जाएगा इन फ्यूचर, कुछ दिन आगे चल के। हाँ सर, ऐसा एक आध बार मन में आता था, लेकिन मैं सोचती थी कि मैंने सर्वोच्च पद पाने के लिए प्रयास शुरू किया था, मैं रुक नहीं सकती। तो हम्म, ये है कि अगर मैं जैसे मोटिवेशन वीडियो देखती थी, या मैं जैसे अपने अच्छे जो मेरे मित्र हैं उनसे बात करती थी कि मैं क्या करूं, तो वो लोग मुझे बताते थे कि तुम कर सकती हो, अच्छा कर सकती हो। तो मेरे जो साथ के लोग हैं मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे माता पिता, और मुझे खुद भी बहुत विश्वास था कि मैं अच्छा कर लूंगी। और हम अगर स्वयं पे विश्वास करते हैं तो हम अच्छा करने, मतलब करने में सफल हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। पर ये कि बशर्ते हमको उस स्तर का हार्ड वर्क करना है। तो मेरा हार्ड वर्क धीरे धीरे कलेक्ट होता जा रहा था। जैसे कहते हैं कि चींटी जब धीरे धीरे चलती है ना। है कि आपने कई प्रयास दिए और आपका हो नहीं पाया, फिर भी ऐसा नहीं सोचा कि यार छोड़ो जाने दो, और कई प्रयास कर लिया, नहीं हो पाया, अब एक्साइज इंस्पेक्टर की है ही है जॉब, इसी में मौज करेंगे, इन फ्यूचर चल के देखते हैं, कभी ऐसा मन में आया था क्या? नहीं सर, ऐसा एक आध बार मन में आया था, जब ज्यादा मुझे मन माफिक पोस्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं प्रयास क्यों कर रही हूँ। और जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मैंने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए प्रयास कर रही थी और मैं नहीं बन पाई। तो मैंने सोचा कि मुझे हार्ड वर्क करना है और मैं कर लूंगी। और इंसान को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि वो कर लेगा। और मैं अपना पढ़ाई लगातार करती रही, मैंने पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ा। मैं भले ही 2 घंटा पढ़ती थी या 10 घंटा, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ कभी। 4-5 घंटे का मेरा रूटीन रहा है हमेशा से। मेंस के पहले ही बस थोड़ा सा ज्यादा पढ़ती थी। तो सर जैसे कहते हैं कि अगर चींटी अगर लगातार चलती है तो वो एक दिन हाथी से आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमको जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो brilliant होते हैं पढ़ने में। और हम जैसे हम कभी कभी सोचते थे एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट कि हम क्या, लेकिन हमको लगता था कि नहीं, अगर ईश्वर हिंदी मीडियम अगर बैरियर नहीं है हमारे लिए ये है कि हम चीजों को अच्छे से करें और अच्छा सा रिप्रेजेंट करें। तो चीटी की तरह हम लगातार लगातार मेहनत करते रहे, तो आज हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी जो धीरे धीरे करी गई मेहनत थी, वो एक साथ हमको फल के रूप में प्राप्त हुई है। हम्म। अगर कहा जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है, वो फील्ड, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो फील्ड की जॉब है। जी। जी। तो कभी उस दौरान हर्षिता ऐसा हुआ था क्या कि फील्ड से पूरी तरह से थक के आई, मॉर्निंग का एकदम निकली थी, थक के आई, और फिर पढ़ाई करने का सोचा कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाई?
हाँ, ऐसा कई बार होता था सर। सामान्यतः फील्ड में जाने के बाद तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, जिस दिन फील्ड में जाती थी। लेकिन उस समय मैं फील्ड के साथ-साथ अपना वीडियोज़ देखा करती थी पढ़ने का, स्टडी वीडियोज़। जैसे कुछ फील्ड में काम करती रहती थी, जैसे ट्रैवल टाइम होता है जो बीच में, मेरी तहसील ललितपुर से 25 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब आने-जाने का जो समय था, उसमें मैं अपना स्टडी का वीडियो देखती थी। और आते-जाते वक़्त, फिर घर आने के बाद भी मैं वीडियोज़ देख लेती थी। जिस दिन मुझे लगता था कि मेरा शरीर अब पढ़ने की स्थिति में नहीं है या किताब नहीं पढ़ पाऊँगी मैं, उस दिन मैं पढ़ने वाली वीडियो देखती थी। क्योंकि वीडियो आसानी से मैं ऑन करके रखी जा सकती है। तो वैसे मैंने धीरे-धीरे चीज़ें करी तो हो गया सर। हुँ। जी। छापा कितना मारा था? हाँ सर, छापे तो मैं जैसे कि सप्ताह में 2-3 बार सर ऐसे होता था सर, डर नहीं लगता रेड। था? नहीं सर, मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ सर। और चूँकि हमारे साथ एक स्टाफ होता है, जहाँ सिपाही होते हैं, दीवान होते हैं, तो एक हमारा पूरा एक अमला होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो हम सब मैनेज हो जाता है सर उसमें। हुँ। तो मतलब डर नहीं लगता था? डर नहीं सर, क्योंकि वर्दी पहनने के बाद अब एक आत्मविश्वास आ जाता है। वर्दी की जॉब ऐसी होती है कि वो लोग हमसे डरते हैं फिर। जी। वही विश्वास अब इस वाले जॉब में भी रहेगा क्या? जी सर, बिल्कुल रहेगा सर। और मेरे जो पुराने अनुभव है इस नौकरी के, ये मुझे निश्चित ही आगे काम आएँगे सर। हाँ। चलिए, ये हमारे साथ हर्षिता द्विवेदा है, जो कि कहीं न कहीं इनसे बात करके मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। इनकी जी। बातों में वो दम लग रहा है कि हाँ, जब ये फील्ड में काम करती होंगी तो वाक़ई दावेदारी के साथ करती होंगी। इनके सामने जो भी आता होगा उसका तो अब क्या शब्द कहूँ मैं, पूरी तरह से उसकी हालत खराब। है हर्षिता? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम जहाँ संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, जहाँ कंपैशन, करुणा की आवश्यकता होती है, वो भी चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। हुँ। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और समस्या में है, तो मैं मैनेज चीज़ें मैं करती हूँ। मैं किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती सर। बस ये है कि मैं चीज़ों को समझती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है, तो उसकी परिस्थितियाँ उसको गलत करवा रही है। तो मैं उसको पूरा उसका देखना की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं उसको कुछ अलग अल्टरनेट बिज़नेस का सुझाव भी देती हूँ, कि आप ऐसा करो या इस फ़ील्ड में काम करो, शराब अवैध तरीके से बेचने के बजाय। तो अपना कच प्रयास करती हूँ सर। कच्ची शराब बेचने वाला कब से बेचारा हो गया? सर वो बेचारा, माना कि ये कह सकते हैं हम कि वो एक गरीबी स्थिति में। और कच्ची शराब जो होता है ना सर, वो कच्ची शराब महुआ को उबाल के बनाई जाती है। वो बहुत लो छोटे स्केल पे बनाई जाती है। हुँ। ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब बड़े-बड़े शराब के जो लाइसेंस होते हैं उस स्तर का काम होता है। बहुत बेसिक लेवल का काम होता है सर। और वो अपनी जीविका और जीविकोपार्जन के लिए ही करते हैं, जहाँ तक मैं हुँ। समझ रही हूँ चीज़ें। तो हालाँकि ये सब चीज़ें गलत है, इल्लीगल है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर उनको अल्टरनेट बिज़नेस का मॉडल दिया जाए या उनको कोई स्किल दिया जाए, तो वो उस क्षेत्र में लगेंगे। मनरेगा के तहत जैसे उनको रोज़गार दिया जा रहा है सर यहाँ ललितपुर में। जी। हुँ। अच्छा, कोई वैसा दौ वही कोई वैसा 2 साल हो गया आपको काम करते हुए, कोई वैसा समय बताइए जब आपने हाँ। फ़ील्ड में गई हों, आपको सूचना मिली हो कि यहाँ इस तरह की गलत शराब बिक रही है या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस समय कैसा, मतलब कहीं ऊपर से दबाव आया, चाहे कुछ आया, "हर्षिता छोड़ो, जाने दो यार और हाँ। फिर देख लेंगे आगे"? नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। मैं अपने कामों को बहुत सीरियसली करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पोस्ट को धारण करी हूँ, तो मेरे ज़िम्मेदारियाँ हैं और मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए उन ज़िम्मेदारियों को। तो मैं बड़ा वैसे मेहनत तो करती हूँ सर उस क्षेत्र में। कोई हुँ। शिकायत आती है तो मैं त्वरित रूप से जाके वहाँ मतलब रेड करती हूँ सर। हुँ। जी। चलिए, ये हर्षिता की जो अभी तक ये काम कर रही थी उसकी बात हुई। थोड़ा-सा हम इनको डाइवर्ट करते हैं, हम ले चलते हैं दूसरी की तरफ, जहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा-सा मैं भी बात करते-करते मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया था। लेकिन ठीक है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड, जो बैक में आदमी काम किया है वो भी जानना ज़रूरी है। हर्षिता, ये बताइए कि जिस समय आपका रिज़ल्ट आया यूपीपीएससी का, उस समय का जी। मूवमेंट क्या था? सर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैसे हो गया, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आश्चर्य। अभी चूँकि यहाँ मैं मतलब बहुत बहुत अच्छा फीलिंग था सर। अभी तक हमको महसूस ऐसा हो रहा है कि ये सपना है। और ऐसा ना हो कि हम सुबह जागे और ये उस दिन पूरी रात में नहीं सोई सर। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सुबह उठूँगी तो ऐसा ना हो कि ये सपना हो जाए। फिर मैं क्षणों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोई। सुबह तक मैं बस यही खुशी फील करती रही, लोगों से बात करती रही कि
अच्छा मतलब एक धीरे-धीरे मेहनत का फल मुझे इतना अच्छा मिला सर, मुझे बहुत खुशी हुई और यूपीपीसीएस के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया कि अ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है सर, अगर अगर इंसान चाह ले ना तो कुछ कर सकता है। हुँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतने समय से जो मेहनत कर रही थी उसका मुझे फल इतने अच्छे स्वरूप में मिला सर। हाँ। रिज़ल्ट रिज़ल्ट खुद चेक किया था या कोई और किसी और ने चेक किया था? नहीं, मुझे पता था कि 8 बजे रिजल्ट आने वाला है। 8 तो पहले तो मुझे लग रहा था मेरा नहीं होना है, मुश्किल ही है होना क्योंकि 1-2 असफलताएँ मैं देख चुकी थी पहले, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था नहीं होगा। लेकिन मैं 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास रिजल्ट आया था, तो मेरे पास एक लोगों का कांग्रेचुलेशन आ गया था फर्स्ट। मैं फ़ोन चला रही थी, मेरे को लगा पता नहीं मुझे लगा कोई दूसरी पोस्ट मिली होगी मुझे, इतना अच्छा तो मुश्किल है। मैं अंदर से मतलब लग रहा था कि अब एक बार चेक करो रिजल्ट, तो जल्दी से मैंने खोला, तो मतलब मैंने सबसे पहले मैंने अपना रोल नंबर टाइप नहीं किया कि मैं सर्च कर लूँ। मैंने सोचा कि मैं ऊपर से ही देखना शुरू करूँगी और जैसे ही मैंने ऊपर से देखना शुरू करा, मेरा नाम मुझे दिखा 17वें नंबर पे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि बहुत अनबिलीवेबल लग रहा था मुझे कि कैसे हो गया है तो हुँ। हो गया, अब अच्छा लग रहा है सच में बहुत। कुछ सोचा नहीं था मतलब? नहीं, इतना अच्छा तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था कोई बाय चांस कोई पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ठीक पेपर गए थे मेरे, लेकिन अब होता है ना सर जैसे लगातार हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम एवरेज स्टडी कर रहे हैं हम, क्योंकि नायब तहसीलदार मुझे मिली थी, एमपी में भी एक्साइज़ में मिली, यहाँ मैं एक्साइज़ में हूँ पहले से। तो सब नॉर्मल पोस्ट मुझे मिली है, मतलब एक हाई लेवल की पोस्ट मुझे मिल नहीं पाई थी अभी तक, तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मेरा, तो मुश्किल है बहुत। लेकिन जब मैंने हुँ। रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि अगर कोई भी इंसान अगर लगातार प्रयास करता है तो पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती है। मेरे रिजल्ट में मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा, और जो बोर्ड आया था इंटरव्यू का, वो वही बोर्ड आया था जो मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर का बोर्ड आया था, जब जहाँ 2018 में मेरा ये यूपीपीसीएस में हुआ था, 2021 वाले में। तो वो इंटरव्यू लेने वाला भी वही था जो उस 3 साल पहले मेरा था। तो हुँ। वो हम लोगों की ऐसी कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने पूछा कि पहले तुम्हारा किसने इंटरव्यू लिया था? मैंने कहा सर आपने लिया था। तो वो इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे पूरे इंटरव्यू में मेरे साथ कि मुझे वो बहुत सकारात्मकता महसूस हो रही थी। तो अगर हम कोई चीज़ अच्छे से प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है उसमें, और सबके आशीर्वाद, शुभकामनाएँ सर वो भी बहुत काम करते हैं इन सब चीज़ों में। इसलिए मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए जीवन में। हाँ। हम जो बेस्ट कर सकते हैं किसी के लिए, हमको वो प्रयास करना चाहिए। जी सर, क्योंकि सर हमारे सिलेक्शन में हमसे ज़्यादा हमारे आस-पास के लोग बहुत खुश हैं। हमको मतलब हमारे लिए कह रहे मैडम आप बहुत मतलब हमारे हमारे विभाग के लोग, हमारे सबऑर्डिनेट्स, तो हमको लग रहा है कि ये हमारी असली सफलता है। एक पोस्ट पाना तो चलिए ठीक है वो हमारी सफलता हो गई। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें खुशियाँ देख रही हूँ मैं, लोग मेरे लिए खुश हो रहे हैं। तो मेरे लिए वो खुश हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं असली सफलता तो मेरी ये है सर। जी। कहाँ से ये सोच लाई आप? इतनी सोच है नहीं ये सर, सोच मैं आपसे बात करके हैरान हो रहा हूँ। ये सोच कहाँ से मतलब ये सोच कहाँ से लाई आप? सर ये हम एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है 4th पेपर में, तो हम किताबों से ये सब चीज़ें ग्रहण करते हैं। जैसे किताबों को मैं ऐसे पढ़ो कि वो हमारे जीवन में कैसे काम आ सकती हैं। हम एथिक्स में पढ़ते हैं नैतिक शास्त्र में, कि कैसे आचरण करना चाहिए समाज में रह के। और सर हम ईश्वर से भी जुड़े होते हैं तो हम पॉजिटिवनेस हमारे साथ रहती है, और एक पारिवारिक सर माहौल थोड़ा-सा हो जाता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे चीज़ें सिखाते हैं, मेरी ग्रैंड मदर सिखाती है कि अगर दूसरों का कभी बुरा नहीं करते ना तो वो ईश्वर देख रहा है सब कुछ। तो वो इसमें विश्वास करना चाहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी है और जो काम करती है। अगर हम ऐसे पॉजिटिव रहेंगे ना तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हमसे दूर हो जाएगी, और अगर दूर नेगेटिव एनर्जी हमसे हो गई तो हम अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो थोड़ा एनर्जेटिक रहने के लिए भी ईश्वर को मानना ज़रूरी है। कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या हर किसी को ये सब अपने लाइफ़ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। कि आप व्यायाम करें, पॉज़िटिव प्रकृति से जुड़े, एनर्जी प्राप्त करें ईश्वर से। तो ये सिर्फ़ नौकरी पाने के लिए सर मेरा जो रैंक लगा है डिप्टी कलेक्टर में बनी हूँ, ये तो मेरे जीवन की शुरुआत है सर, ये अंतिम यात्रा नहीं है, अब तो मुझे अपना जीवन शुरू करना है। तो अगर मैं संतुलित जीवन जीती हूँ, अच्छा जीवन जीती हूँ, तो ये मेरे मेरे लिए भी अच्छा होगा, और मैं जिन लोगों के लिए काम करूँगी, वो भी मैं अच्छे से एनर्जेटिक होके काम कर पाऊँगी।
तो वो बैलेंस सर बहुत ज़रूरी है सर, विद्यार्थियों को भी वो बिठाएँ कि कैसे, ऐसा नहीं कि 20 घंटे पढ़ना है, तुम 7-8 घंटे पढ़ो और अपना बैलेंस रूटीन बनाए रखो और पॉजिटिव रहो, तो सब कुछ हो जाता है सर। क्योंकि आराम से हो जाती है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं होती है, हमारा माइंडसेट कैसा है ये डिपेंड करता है चीज़ों को लेके। हर्षिता, लोग वर्दी में देख के लोग हमेशा सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लोग डरते हैं और अपनी हुँ, चीजें हुँ। बोलने में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो क्या इस तरह का जी। कोई फ़ेज़ आया था क्या आपका? नहीं सर, एक पीपल फ्रेंडली प्रशासन होता है सर, जनप्रिय जन मित्र प्रशासन। इसके तहत क्या होता है ना सर कि हम हमारे पास जो भी व्यक्ति आ रहा है अपनी समस्या लेकर, तो हमारा काम होता है उसको डील करना। ना कि हमारा काम ये होता है कि हमसे व्यक्ति डरे। हम उनके सर्वेंट हैं, सिविल सर्विसेज होती है, यहाँ पे हम सर्वेंट की भूमिका में होते हैं। हम कोई ऐसा नहीं होते कि हम बहुत हम लोग अधिकारी हो गए तो हम कोई बहुत बड़ी वो चीज़ है, ऐसा नहीं। हमको अपना माइंडसेट रखना है कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं लोगों की, और ये सेवा की जो स्पिरिट होती है यही बहुत हमारे लिए अच्छी होती है। क्योंकि सर अगर हम डोमिनेट करेंगे पीपल्स पे तो वो अच्छा काम नहीं है सर। हम अपनी नौकरी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएँगे। तो अगर हमको जस्टिस करना है नौकरी के साथ तो उन लोगों के मन में जो भय है पुलिस की वर्दी को लेके, वो नहीं होना चाहिए सर। और इसके लिए मैं जैसे जो भी अगर मेरे पास कोई समस्या लेके आता है तो मैं बहुत विनम्रता से और बहुत समानुभूति के साथ उनसे बात करती हूँ कि वो क्या समस्या है उनकी और कैसे वो चीज़ें मतलब मैं किस तरह से इसमें अच्छा करने का प्रयास कर सकती हूँ उनके लिए। तो मैं करती हूँ सर और मैं आगे भी ऐसे ही करूँगी सर। और मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे अ, अब ऐसी पोस्ट मिली है जहाँ मैं लोगों का ज़्यादा बात सुन सकती हूँ, उनकी समस्याएँ सुलझा सकती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ सर कि क्योंकि मेरा नेचर वैसा है कि मैं संवेदनशीलता का तत्व मेरे अंदर ज़्यादा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को कैसे खुश करूँ और लोग मेरे मेरे कारण लोग कितना जो समस्याओं में हैं उनकी समस्याएँ अगर खत्म हो गई ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जीवन सार्थक हो गया मेरा सर, ऐसा है। हर्षिता, ऐज क्या है आपकी? 26 की हूँ सर मैं। 26, यानी 24 की जब थी तभी आपने आबकारी विभाग जॉइन कर लिया था। हाँ सर, 23 मतलब 1 साल में सिलेक्शन हुआ था। 23 में सिलेक्शन हो गया था, फिर 1 साल बाद जॉइनिंग हुई थी सर। इतनी जुझारू क्या सर्विस में आने से पहले थी? नहीं सर, मैं शुरू से ये जुझारूपन ही मुझे यहाँ तक लाया है। क्योंकि सर जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में 12th तक तो मेरा ठीक-ठाक परसेंटेज था। लेकिन ग्रेजुएशन में मैं 5 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाती थी सर। आने में 5 जाने में 5। और आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं था कि मैं ऑटो से चली जाऊँ या बस कर लूँ। मैंने साइकिल और मैं मतलब जब साइकिल चलाती थी तो मुझे अंदर से लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरी स्थितियाँ बदले, मेरे परिवार की स्थितियाँ बदले और जो भी लोग प्रॉब्लम में हैं, मैं अपनी तरफ से उनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जब हम परिश्रम करते हैं ना सर, तो हमारे अंदर जुझारूपन विकसित हो जाता है अपने आप और वो हमारी चीज़ों में दिखता है। क्योंकि सर संघर्ष जो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर संघर्ष। और अगर हर इंसान को जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसके अंदर की पर्सनैलिटी बाहर आए। और वो ऐसे ही आती है जब हम चीज़ों को बहुत मतलब गंभीरता से लेते हैं और समर्पण के साथ काम करते हैं। हुँ। जी सर। हर्षिता, जब रिजल्ट आया, आपने देख लिया रिजल्ट को, जब घर पे बताया, तो माता-पिता का क्या उधर से रिप्लाई था? कैसा चीज़ें थोड़ा-सा बताइए? हुँ। हाँ सर, माता-पिता बहुत खुश हुए थे, मैंने कॉल किया था पापा को, तो पापा बड़े बहुत खुश हुए थे पापा की डिप्टी कलेक्टर बन गई मैं, दादी, दादाजी सबको बहुत अच्छा लगा था सर। हाँ, चलिए, ये मैं हमारे साथ हर्षिता दवेदा थी, थोड़ा-सा मैं इनको डाइवर्ट करूँगा। डाइवर्ट ये करता हूँ कि कहीं न कहीं ये बहुत लोगों के लिए इंस्पायर हैं, जो समाज में बेटी-बहनें हैं, जो ये सोचती हैं हम कि कुछ कर नहीं पाएँगे, फिर भी कहीं न कहीं हर्षिता से उन लोग को सीखना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें हर्षिता से मुझे भी सीखने को मिली और लोगों को भी सीखना चाहिए। थोड़ा-सा मैं इनको डाइवर्ट करता हूँ, थोड़ा-सा ले चलता हूँ तैयारी करने वाले बच्चे की तरफ कि क्या कारण रहता है, वो रह जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते और किन्हीं कारणों से वो रुक जाते हैं। कई ऐसे सवाल है जो थोड़ा-सा जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा हर्षिता, तैयारी करने वाले बच्चे आखिरकार किन्हीं कारणों से रुक जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? सर पहला तो कारण होता है कि 2 कारण होते हैं सर। अभी 12th फेल मूवी में आए थी, उसमें सर 2 चीज़ें थी। उसमें एक डायलॉग हमको बहुत अच्छा लगा था कि इंसान अपने बाहर के अंधकारों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने अंदर के अंधेरों से इंसान को लड़ना सीखना चाहिए।
तो 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी आर्थिक समस्याएँ हैं या हमारी फैमिली का प्रेशर है, ये बाहर की समस्या हो गई। और आंतरिक समस्या होती है कि हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है या हम डाउन हो रहे हैं, हम डिमोरलाइज़ हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कोई चीज़ को लेके। तो हम बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है हमारा हमारे आंतरिक चीज़ों पे नियंत्रण होता है। तो जब भी हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम ये सोचे कि हम क्यों तैयारी शुरू कर रहे हैं? अगर हमको आर्थिक समस्याएँ दूर करनी है, तो हम तैयारी के माध्यम से वो भी अगर हम सिविल सर्वेंट या शासकीय नौकरी में आएँगे, तो वो समस्याएँ दूर हो जाएगी। फैमिली भी सर वो हमको प्रेम बहुत करती है, बस वो होती है कि उनको व्यक्त करने का और उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो हमको समझना चाहिए और सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा करना चाहिए सर। क्योंकि लोग सर मोबाइल में बहुत समय खराब कर देते हैं अपना और बहुत सारी सर इस तरह की चीज़ होती है कि वो अपना मिसयूज़ करते हैं कुछ बच्चे। हालाँकि बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको अपना संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए सर, तो वो अच्छे से चीज़ें हो पाएगी। और आंतरिक चीज़ों वैसे मोटिवेशन रहे या मेडिटेशन करें या अपने अच्छे दोस्त बनाएँ, अच्छी संगत जैसे कि हम सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं, तो हमारे सारे दोस्त सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने वाले हैं अभी। तो हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे करते हैं, हम एक-दूसरे से हमने मेंस के दौरान एक हमारी फ्रेंड थी सर, तो हम उससे डिस्कशन करते थे फ़ोन पे। तो वो हमने 5वाँ और छठा पेपर तो पूरा ऐसे डिस्कशन में तैयार किया है। तो ऐसा है कि जैसे अकेले नहीं पढ़ पाता कोई इंसान, लेकिन ग्रुप में थोड़ा-सा स्टडी कर ले उस समय पे। तो एक तो ग्रुप में स्टडी कर ले और अगर जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कोई बात नहीं। अगर किताब नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन अगर मन है कि हमको कुछ अच्छा करना है, तो वीडियो देख ले उस समय, पढ़ाई से रिलेटेड, है ना? और जैसे कभी थोड़ी-सी ईश्वर में आस्था रखें, भगवान में, मेडिटेशन करें, इससे हमारी मेमोरी थोड़ी शार्प होती है। हम जैसे अगर कोई जैसे हम पॉइंट पे फ़ोकस करते हैं या ईश्वर की मूर्ति देखते हैं, तो हमको उनसे बहुत एनर्जी प्राप्त होती है। तो उस एनर्जी से हम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं तो सर बहुत ऐसा करती थी, जैसे मंदिर चली जाती थी, थोड़ी देर बैठ जाती थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ नहीं करती थी। मतलब ऐसा लेकिन वहाँ शांति के लिए बैठ जाती थी। हुँ। चलिए जी सर। जैसे नोट्स वगैरह कैसे रखना चाहिए? फिर नोट्स जैसे पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए हर चीज़ का। मैंने 10-10 रुपए की डायरियाँ इकट्ठी करी थी। डायरीज़ से मैं पढ़ती थी सर, तो वो डायरीज़ मुझे बहुत लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, 10-10 रुपए की डायरी पतली-पतली आती है सर। हुँ, शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छी काम आती है वो। हुँ। चलिए फिर थोड़ा-सा और डाइवर्ट करता हूँ, थोड़ा-सा मैं इनकी परिस्थितियों के पास आता हूँ। ये तो होगी बच्ची की तैयारियों की बात, थोड़ा-सा इनकी परिस्थितियों के पास आता हूँ। कोई ऐसा दौर बताइए जब तैयारी के दौरान ऐसा हुआ हो कि घर भी कहीं न कहीं आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं साइकिल से चलती थी, तो मेरे पास इतना नहीं पैसा होता था कि ऑटो से जा सकूँ। तो उस समय का कोई ऐसा दौर बताइए कि हर्षिता को लगा हो कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। नहीं सर, उस समय मुझे बिल्कुल कभी नहीं लगा कि हर्षिता नहीं कर सकती। मुझे हमेशा लगता था हर्षिता कर सकती है। और सर शुरुआत में तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे कि बड़े शहरों में लड़कियों को ना भेजें, ऐज़ ए महिला सुरक्षा को दृष्टिकोण। लेकिन हमने सर हमारा डेडिकेशन देख के हमारे पापा ने हमको अच्छी सिटी में पढ़ाया। और अब जैसे कि हमारे मतलब वो सब चीज़ें बहुत मतलब वो होती थी हमारे लिए कि हम कैसे इनके विचारों को बदलेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने फादर की सोच बदल दी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर इंसान और हर बेटी अगर चाह ले, तो वो अपने हार्ड वर्क से अपने अपने अच्छे रिज़ल्ट देके, अपने परिवार की व्यक्तियों की सोच बदल सकती है सर। हर्षिता आपने मेरे से बताया था कि आपके पिताजी की एक किराने की दुकान है। तो कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो आप मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। हुँ। जी सर। तो आपको उस दौरान तैयारी करने में तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई होंगी। जी सर। होती थी सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट तो लेकिन सर इसमें तैयारी में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमको बहुत कोचिंग करो, बहुत ज़रूरी नहीं है कोचिंग भी। हमारे पास अच्छा गाइडेंस हो और ये आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आपको कौन-सी किताब पढ़नी है, तो आप जैसे कि अगर आपके पास क्योंकि सर हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडल क्लास ही है, बहुत ज़्यादा अपर क्लास नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर लोग तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो यूट्यूब्स की वीडियोज़ से देख के आप एक अपना तैयार कर लें कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, ये एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर वो मार्केट से वो खरीद लें तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा सर। या आप इन बड़े शहर में लखनऊ, इलाहाबाद
या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो या इंदौर से खरीद लें वो बुक। उसके बाद सर आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी है कितनी सारी और आप अपने फिर उस किताब को पढ़ के सेल्फ नोट्स बनाएँ। तो सेल्फ स्टडी सर बहुत अच्छी इस चीज़ में भूमिका निभा सकती है। और सर हुँ, मैं एक ओनली आईएएस का चैनल फॉलो करती थी उसमें हुँ, एडिटोरियल देते थे हिंदू का, हिंदी मीडियम में। तो मैं हुँ, चूँकि इंग्लिश मीडियम में थी हालाँकि इंग्लिश में पढ़ लेती थी लेकिन फिर भी उतना अच्छे से चीज़ें समझ नहीं पाती थी। तो मैं डेली उसका न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सुनती थी। तो वो बहुत अच्छा काम करता है कोचिंग फ्री फ्री इनिशिएट है वो और तो ऐसे कर सकता है वो अपने शॉर्ट नोट्स बना के उनको बार-बार रिवीजन करे, फिर टेस्ट सीरीज़ मार्केट में मिलती है। तो किताबें खरीदने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है सर, वो कोचिंग हुँ। वगैरह अगर तुम्हारे अगर तो उस चीज़ों में थोड़ा-सा समस्या होती है। अच्छा हर्षिता, ये हिंदी इंग्लिश का क्या कोई बहुत झमेला होता है क्या इस एग्जाम में? अरे सर नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों यदि तो मुझे तो नहीं लगता सर क्योंकि मेरा 17वाँ रैंक हिंदी मीडियम से आया है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं हिंदी कोई समस्या है सर। हिंदी तो सर हमारी मातृभाषा है, हम तो और अच्छा अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। और सर ऐसा है कि हमको फील्ड में भी हिंदी में ही काम करना है। उत्तर प्रदेश में सर हमारे तो हिंदी ही बोलते हैं लोग। तो हुँ, मैं तो उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी शुरू से कि जब मुझे हिंदी भाषी राज्य में काम करना है, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे हिंदी मीडियम है मेरा क्योंकि हिंदी हिंदी का पेपर होता है मेंस में, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें। तो मैनेज अच्छा हो जाता है सर, उससे कोई समस्या नहीं आती हिंदी अंग्रेजी हुँ, से। बशर्ते हुँ, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किसी चीज़ को लेके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मैनेज हो जाता है सर। हुँ। मतलब कोई बहुत समस्या नहीं आती इसको लेकर। जी सर। अच्छा, जब आप इंटरव्यू देने गई थी, तो इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन था क्या जैसा कि लगा कि उन लोगों ने पूछा फिर आपको लगा कि मुझे नहीं आ रहा, तो कैसे उसको हैंडल किया? हाँ सर, इंटरव्यू में उन्होंने पूछा तो मैंने सॉरी बोला सर 2 बार उनको। 2-3 बार मैंने सॉरी बोला, लेकिन मैंने सॉरी इतने ऐसे बोला कि उनको लगे ना कि मैं तनाव में हूँ या मैं प्रेशर में आ रही हूँ। मैंने बहुत लाइट वे में सॉरी कहा क्योंकि हर चीज़ तो मैं नहीं जान सकती ना सर। और तो हुँ, मैं अपना जो बेस्ट दे सकती हूँ, मैंने सोचा कि मैं अब क्या बेस्ट दे सकती हूँ। उस स्थिति में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी सर। हुँ। कोई ऐसा क्वेश्चन क्या था? कोई ऐसा क्वेश्चन था क्या जो आप बता सकें? क्वेश्चन सर जैसे कि मेरे आबकारी विभाग से संबंधित थे और एक क्वेश्चन था सर कि आबकारी विभाग एक तरफ तो राजस्व सृजन की बात करता है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बेचें ताकि राजस्व कलेक्शन हो और एक तरफ मद्य निषेध की बात करता है कि आप गांधी जी कहते हैं कि शराब बंद नहीं पीना गलत चीज होती है तो आप दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगी मतलब आप एक तरफ तो कहती है मत पियो और एक तरफ कहती हो मतलब बेचो तो जब बेचेगा तो व्यक्ति पिएगा तो मैंने उस चीज को बैलेंस आंसर ये दिया था कि चूँकि मद्य निषेध सर इस तरह से कर सकते हैं कि हम अ, अवैध तरीके से जो शराब बिक रही है और जो कच्ची शराब बिक रही है, जो ज़हरीली शराब हो सकती है, तो हम उसको बंद करके सरकारी जो दुकानें हैं अंग्रेजी बियर, देशी शराब की, वहाँ से खरीदें और इस पे टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये महँगी हो जाती है सर, तो महँगी चीज़ें लोग एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसका टैक्स बढ़ाया जा रहा है इस पे। तो एक तरफ तो ये है सर कि इल्लीगल तरीके से ना बिकें और दूसरा ये कि सर कि हम लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं सकते चयन करने की स्वतंत्रता से। तो हम वो भी होना चाहिए सर। हम एक ऐसी सोसाइटी है जो डेमोक्रेसी को समर्थन करती है। तो हम बेचना क्योंकि हम अगर नहीं बेचेंगे तो इधर अन्य अन्य माध्यमों से वो नशा करेंगे। तो एक रेगुलेट फॉर्म में चीज़ें होनी चाहिए। जी, ये मैंने बताया। अच्छा, आप जैसा कि आप आबकारी विभाग में रह चुकी हैं, क्या लगता है कि देश के लिए शराब को बंद होना चाहिए? सर शराब बंद नहीं होना चाहिए, शराब को रेगुलेट होना चाहिए और अगर अगर जनता की माँग है, जैसे बिहार राज्य में माँग है कि बिहार की महिलाओं ने बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया, तो अगर राज्य के लोगों की माँग है, तो नीतियाँ उस हिसाब से बननी चाहिए। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश की नीतियाँ अब उस तरह का यहाँ विरोध नहीं देखा जाता है, और ना ही जनता की इस तरह की कोई डिमांड हुई है बहुत बड़े स्तर पे। तो हमको नहीं लगता कि राजस्व क्षति होगी इससे, दूसरा सर इल्लीगल शराब का व्यापार बढ़ेगा। तस्करी बढ़ेगी नकली शराब की, ज़हरीली शराब की, तो वो ज़्यादा समस्या का कारण हो सकता है शराबबंदी सर। हुँ, लोग दूसरे अल्टरनेट हुँ, बोलिए आप। लोग दूसरे विकल्पों का प्रयास करेंगे, उनको चुनेंगे और उसमें और ज़्यादा खतरा हो सकता है। इससे अच्छा कि सरकारी दुकानों के माध्यम से वो रेगुलेट तरीके से पिएँ। अच्छा, हर्षिता द्विवेदा का इंस्पायर कौन था?
मेरा सर मेरा मेरा इंस्पिरेशन सर मेरी पूरी फैमिली थी सर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूँ, आर्थिक स्थितियों जो थोड़ी-सी कम अच्छी है, मैं उनको मैनेज करना चाहती थी। तो मेरा शुरुआती मोटिवेशन तो पढ़ाई का यही था कि मैं पढ़ के सरकारी नौकरी पाऊँ और मेरे माता-पिता को अच्छा जीवन दे सकूँ, भाई-बहन को, माता-पिता को। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर हमारी फैमिली में हमारे माता-पापा हार्ड वर्क करते हैं, तो हम पापा को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं एज़ ए बेटी, क्योंकि सर बेटी बेटों से कम तो होती नहीं है, तो हम भी बेटों की तरह सोचते हैं। हमारी छोरी किसी छोरे से कम है के? जी सर, कम नहीं है सर कोई छोरी सर छोरे से। हाँ। चलिए हमारे साथ हर्षिता दवेदा थी। हर्षिता दवेदा से एक और सवाल रहेगा। क्या हर्षिता दवेदा जिस तरह से डिस्प्ले पे नजर आ रही है वैसे क्या रियल लाइफ में भी हैं? बिल्कुल सर, हम ऐसे ही हैं। आप हमारे आस-पास के लोग तो हमको जानते हैं सर कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो वो हम मतलब जान जाएँगे इस तरह की चीज़ें, किस तरह की वीडियो में बोली हूँ मैं। ऐसा नहीं है सर, हम जो हैं हम वही हमारा व्यक्तित्व सर हम स्पष्टवादी हैं बहुत ज़्यादा, हम वो बहुत चीज़ें इस तरह की नहीं कर पाते। हम्म। क्योंकि गांव की लड़की हो ना इसीलिए। सर गाँव की लड़की भी हैं सर और दूसरा ये है सर कि हम हमारे फैमिली वैल्यूज़ सर जो हैं एक वो सर बेसिक चीज़ें जो होती है सर स्वभाव इंसान नहीं बदल सकता अपना सर। वो जहां आप जैसा अभी जो काम कर रहे हो, जहां आप अभी काम कर रहे हो, वहां पे हुँ, अब इस पोस्ट पे आपका चयन हो गया है, तो लोग वहां किस तरह से देखते हैं? क्या वही उसी तरह उसी अंदाज में जैसे पहले अंदाज में बुलाया जाता था हर्षिता दवेदा को, उसी अंदाज में बुलाया जाता है, फिर कुछ चेंजिंग आई है उसमें? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, सब लोग मेरे लिए बहुत खुश हैं और मेरे अधिकारियों का ही सहयोग रहा है आबकारी के, मेरे सीनियर्स का, मेरे साथ के इंस्पेक्टर्स का कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरा सहयोग किया। तो बहुत ये सफलता मेरे बहुत सारे लोगों की शुभकामनाओं का सर योग है सर, जो मुझे प्राप्त हुई है सर। तो मैं तो हम्म। हर किसी व्यक्ति का शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता ही करते हैं सर बहुत सारे लोग तो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी चीज़ों में समस्या पैदा करते हैं, वो 1-2% होते हैं, वो उससे मैं डील कर लेती हूँ। लेकिन जो 99% 98% जो लोग हैं सर, वो बहुत बड़ा सहयोग की भूमिका में होता है सर। हम्म। अच्छा, जैसा कि आप हैं एमपी से, जी सर। तो आपने एमपी पीएससी क्यों नहीं चुना? आपने यूपी पीएससी क्यों चुना? सर एमपी मैंने दिया है एग्ज़ाम, मेरा नायब तहसीलदार में एमपीपीएससी पे चयन हुआ है और मैं दे ही रही थी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन अब मेरा यूपी में हो गया तो अब मुझे विराम लग गया है राज्य सेवाओं में सर। अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी सर। चलिए, ये हमारे साथ थी हर्षिता दोवेदा, जो कि काम करते हुए भी अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको इन्होंने निभाई। होने का भी फर्ज इन्होंने निभाया और अपनी पोस्ट पे रहते हुए उसका भी फर्ज निभाया। देश की बेटी होते हुए देश का भी फर्ज निभाया। कहीं ना कहीं इनसे आशा है कि इन फ्यूचर ये इसी तरह से काम करेंगी जैसा कि अभी तक काम करती आई थी। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पायर है, जो कि माए बेटियां ये समझती है कि हम कर नहीं पाएंगे। एक गांव से आके, ग्रामीण क्षेत्र से आके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्षिता ने किया है। ये बहुत बड़ी इंस्पायर है काफी लोगों के लिए। इनसे उन लोग को सीखना चाहिए। बाकी हर्षिता से एक सवाल ऐसा रहेगा कि जब आप अपने पोस्ट पे तैनात हो जाएंगी, एक सब डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी बन जाएंगी, तो वहां क्या ईमानदारी से काम होगा, बेईमानी से काम होगा? बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा सर और जितना भी फंड आएगा सर योजनाओं के लिए, वो पूरा सर इम्प्लीमेंट करूँगी सर मैं अपनी तरफ से कोई इस तरह की कमी नहीं छोड़ूँगी कि जिससे कुछ समस्या आए सर और पूरी सत्यनिष्ठा से मैं प्रयास करूँगी कि अपनी नौकरी के साथ जस्टिस कर सकूँ। क्योंकि सर ईश्वर ने मुझे इस पद के लिए चुना है। अभी हमारे टीचर ने कहा है कि ईश्वर न्याय के पद उन्हीं को देता है जिसमें वो योग्यता देखता है कि वो न्याय करेंगे। तो वो बात मुझे बहुत घर कर गई मेरे मन में कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं इसके साथ जस्टिस कर सकूँ। मतलब उन्होंने मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी है भगवान ने, तो मुझे अब उसको उसको अच्छे से चरितार्थ करना है, उसको रियल लाइफ़ में शो करना है कि ये अगर ईश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ सर। चलिए, हर्षिता जिस तरह से कह रही हैं, इनसे आशा करेंगे कि सेम इसी तरह से काम करें। अगर ये काम में ऐसा लगा कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो जैसे मैं अभी इनसे सवाल कर रहा हूं वैसा सवाल उसी समय करूंगा। बाकी आपसे बिल्कुल आगे सर। मिलते हैं और भी इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।